हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। यह आपके टेस्ट के तौर पर होगा, तो आप इसमें देखिएगा कि आप टेस्ट को दे करके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाते हैं। यह आपके टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो बताइए आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, यानी कि जो सिखाने वाला है, जो एक शिक्षक है या एक माता पिता हैं, यानी कि अधिगमकर्ता जिससे भी बच्चा सीखता है उनकी आवश्यकता। ध्यान, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। रुचि, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें अगर हमारी रुचि नहीं है तो हम उसके हिसाब से सीख नहीं पाएंगे। उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा आदि, ये सब अधिगम के पठार बनने के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार बनने का कारण नहीं है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ग वाला जो है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा। आपके ऑप्शन है गेट्स व अन्य, मॉर्गन व गिलैंड, स्किनर या फिर क्रोनबेक। तो आपको बता दें कि यह कथन गेट्स व अन्य का है। तो ये बहुत ही एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। इनके बहुत सारे कथन आपको देखने या सुनने में आए होंगे और आपने कई सारी पुस्तकों में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इस ऑप्शन का जो है, इस प्रश्न का आंसर जो है गेट्स व अन्य सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किस चीज़ का, व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि इसमें हम आपको पिछले प्रश्नों में भी बताए थे, यानी कि पिछले टेस्ट सीरीज में भी आपको बताया गया है। यह प्रश्न कई बार पेपर में आया है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, यानी कि इसमें जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, बुद्धि का, यानी कि आपका खा वाला जो है वो सही हो जाएगा। बिने और साइमन दो लोग थे, इन्होंने मिल करके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रतिपादन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो यह प्रश्न भी कई बार आया है पेपर में, आप इसके बारे में जानते होंगे। आपके ऑप्शन है फ्रायड, युंग, मन या फिर आलपोर्ट। तो आप जानते हैं कि युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, यानी कि इसमें से आप जान सकते हैं, पहला है आपका अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। तो ये जो 3 पार्ट बांटे हैं ये हमारे मनोवैज्ञानिक युंग जी ने बांटे हैं। तो आपका यहाँ पे जो है ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, आइए देखते हैं ऑप्शन। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो आप बताइएगा आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। आइए जानते हैं। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी और उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। तो यह बच्चों के सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाले कारकों में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, ये आप देखते रहिएगा। लेकिन जहाँ तक इस ऑप्शन में आपको सही लग रहा होगा वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी आर्थिक तत्व तो आपकी फैमिली से ही रिलेटेड होगा, शारीरिक तत्व आपके शरीर के गुणों में से, वंशानुगत तत्व से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों के सामाजिक विकास का सामाजिक परिवेश से प्रभावित करने का ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। आपके ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना व संवेगात्मक से संबंध का नियम। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। हम वेट करते हैं।
आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पर आपका अनियमित विकास का नियम जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आइए जानते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट और दूर का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि, ये सब जो विकास के सिद्धांत हैं सभी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पर जो है इतने सारे सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं आया? का वाला। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है गेसेल, हरलॉक, मेरिडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है बताइए। हमें पता है हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु के क्रम तक चलती है और यह अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। तो इनके अनुसार ही कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी वाला, यानी कि ख वाला जो है आपका हरलॉक सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं पेपर में, आप जानते होंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन क्या क्या है। ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रेंड्स यहाँ पे वुडवर्थ होगा, गुडवर्थ नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रतिपादन जो है मैकडूगल ने किया था। 14 संवेगों के प्रकार आपने अगर बीटीसी किया तो उसमें आपको मिल जाएंगे, जो बुक्स हैं उसमें 14 के 14 प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैकडूगल आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने किया कहा है? ऑप्शन है आपके डमविल, रॉस, मन और मैकडूगल। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स यह जो है डमविल का कथन है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो हम सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियमों को 2 वर्णों में विभाजित किया है। पहले यहाँ आपके मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम में ही आपके ये तीनों नियम आ जाते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जबकि गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम आता है। तो मुख्य नियम में आपके जो है ये तीनों हैं, जबकि आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? आपके ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो आप बताइए आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है। आइए जानते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिखा? यहाँ पर आपका जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है सही लग रहा है। हाँ, तो यही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन,
वर्णन या फिर स्टर्न। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आइए जानते हैं। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। एक है जी फैक्टर यानी कि सामान्य योग्यता कारक, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि यस फैक्टर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ख वाला यानी कि स्पीयरमैन जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या थॉर्नडाइक ने दिया है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या BF स्किनर ने दिया है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने किस किस चीज़ पे प्रयोग किया है, फिर किसका प्रतिपादन किया, उनके नाम दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि किसका मिलान जो है सही नहीं है। आइए जानते हैं। हमें पता है कि सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वुल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफका द्वारा जारी किया गया था, जबकि हल ने सीखने का प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? सीखने का समग्र सिद्धांत जो है इसे कोहलर ने किया है, न कि हल ने। तो आपका जो है घ वाला यही वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। इनमें से किनका नाम सूचना शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर आपका गॉल्टन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि खा वाला जो है सही हो जाएगा। आपको बता देंगे सूचना शास्त्र या जीव सांख्यिकी, यानी कि सूचना शास्त्र को जीव सांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। सर फ्रांसिस गॉल्टन जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। इन्होंने दो नियमों को प्रतिपादित किया है, एक पैतृक वंशानुक्रमण का नियम और दूसरा है वंश अवनति का नियम। तो यहाँ पर जो है आपका गॉल्टन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? आपके ऑप्शन है क्रिस्मर, कैनन, युंग या फिर स्पेंजर। तो आप बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े आपको घुमा देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, और जो सही है वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। आइए फिर भी थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, जैसे कि लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। जबकि युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक में भी वर्गीकृत किया है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा पढ़ के कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, या कथन किसने कहा है? कॉर्ल एवं ब्रूस का है, या फिर डिहान का है, ड्रेवल का है, या फिर कोहलर का है? सॉरी फ्रेंड्स, क्रो एवं क्रो का है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो क्रो एवं क्रो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। इनके कथन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार ध्यान में रखिए। यहाँ तक कि इनके जितने भी कथन या परिभाषाएं हैं आप उन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में बैठा लिए, ताकि एग्जाम में आपको पकड़ में आपके आ सके कि इन्होंने कौन कौन से कथन या फिर परिभाषाएं दी हैं। लेकिन आपका जो है यहाँ पर सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है क्रो एवं क्रो ने दिया है, यानी कि आपका घ वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आइए देखते हैं। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। आइए बताते हैं। पूर्व किशोरावस्था यानी कि 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अगर हम उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएंगे या देंगे तो उनमें जो है विद्रोह की भावना जग जाती है। इसीलिए कोलसलिंग ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ग वाला, यानी कि पूर्व किशोरावस्था जो है वो सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सीखने का वक्र, स्मृति, सीखने का पठार या फिर
अवधान। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है बताइए। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह सीखने का पठार कहलाता है। यानी कि आपका यहाँ पर जो है ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट? तो आइए बताते हैं। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। उन्हें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने कोहलर, कोफका, लेविन बर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम शामिल किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ग वाला, यानी कि थॉर्नडाइक। आइए देखते हैं अगला। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। आपका ऑप्शन है 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है सही? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आप सबको पता है। जो 23 के जोड़े में होते हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र नर व मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष के समान नहीं होते हैं, उन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे 46 होते हैं, जोड़े जो है आपके 23 हो जाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पे ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो आपको बताएं कि कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इनके सीखने या अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत के नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अधिगम का सिद्धांत, घ वाला जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है हल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी और स्किनर। हम सभी जानते हैं कि सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक BF स्किनर हैं। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है? स्किनर, यानी कि घ वाला जो है आपका सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। आइए देखते हैं। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RB कैटल ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कैटल, का वाला जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान जो है यह सृजनात्मकता, यानी कि बच्चों को सोचने की क्षमता को बढ़ाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्डमैन नहीं है, गोल्डमैन है। निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो हमें पता है संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं या संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सामान्य बुद्धि यानी कि घ वाला जो है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन संवेगात्मक बुद्धि यह गोलमैन की पुस्तक है। यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से शेष से भिन्न है? आपके ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत।
तो आप झट से पकड़ लेंगे क्योंकि आपने इन सभी सिद्धांतों को अक्सर पढ़ा है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत अभी भी किसी भी मनोवैज्ञानिक से शायद आप नहीं देखे होंगे, अभी नहीं पढ़े होंगे, तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, आपका ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ज्ञान यानी कि का वाला जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यानी कि एक कार्य, जिस कार्य को सीखने के लिए हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे उसे सीख लिए, क्या उस सीखना यानी कि सीखे हम, क्या हम किसी और भी क्रियाकलाप में या कोई और चीज़ सीखने में भी प्रयोग कर सकते हैं? अगर हम प्रयोग कर रहे हैं या कर सकते हैं तो वो कौन सी क्रिया या कौन सा अधिगम है? तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला, ख वाला जो है आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा, कई वैज्ञानिकों ने, यानी कई बुक में आपको यह मिल जाएगा, हर जगह ही लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी वाला यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ग वाला जो है आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपने आप को चेक करते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप इन प्रश्नों को किस तरीके से या किस ढंग से सही कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न पसंद आ रहे हों, अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इससे भी अच्छा और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।